मेरा बच्चा डेवलपमेंटल डिले पे है, डिलेड माइलस्टोन्स हैं, तो मुझे कौन सी थेरेपी पे फोकस करना चाहिए, किस थेरेपी से मुझे स्टार्ट करना चाहिए, बिकॉज मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं है, दिस इज ऑल न्यू टू मी। अब आप जब थेरेपी अपने बच्चे का डायग्नोसिस कराते हैं, तो जो भी डेवलपमेंटल पीडियाट्रिक्स हैं या फिर थेरेपिस्ट हैं, दे से कि आपको थेरेपी कराना पड़ेगा एंड दैट इज मस्ट। आप विदाउट थेरेपी सिर्फ मेडिसिन से बच्चे को ठीक नहीं कर सकते, तो थेरेपी तो करना ही करना है। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है, मैं कौन सी थेरेपी करूं? इतनी सारी थेरेपीज हैं, मतलब मुझे कंफ्यूजन है मेरे बच्चे के लिए, मुझे किससे स्टार्ट करना चाहिए। स्पीच थेरेपी है, स्पेशल एजुकेशन, एबीए, occupational therapy, primitive reflex integration, now SSP, safe and sound protocol है। there are n numbers of therapies। तो सबसे पहले मैं किस पर फोकस करूं? तो इसमें मेजर क्वेश्चन, मेजर जो मैंने देखा है, पेरेंट्स का एक माइंडसेट होता है कि बच्चे की स्पीच आ जाए, बच्चा एजुकेशन एक्टिविटीज करने लगे, हमारा बच्चा ठीक हो जाएगा। तो जो हम पहली गलती करते हैं वो ये करते हैं, बाकी सभी थेरेपीज को साइड में रख लेते हैं बिकॉज दे आर एक्सपेंसिव। मैं इतना पैसा क्यों इन्वेस्ट करूं, स्पीच और स्पेशल एजुकेशन पे मैं फोकस करती हूँ और मेरे बच्चे का लेवल आ जाएगा, उसका लर्निंग आ जाएगा, एज अप्रोप्रिएट वो ग्रूम करेगा। बट दिस इज रॉन्ग, ऐसा नहीं होता। देखिए, अगर बच्चा डेवलपमेंटल डिले पे है तो बच्चे का ब्रेन एंड बॉडी कनेक्शन वीक है या उसमें इश्यूज हैं, बच्चे की अपनी बॉडी को लेकर अंडरस्टैंडिंग कम है, जिसकी वजह से उसकी प्रोसेसिंग अच्छी नहीं है और वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। तो अगर हम सिर्फ स्पेशल एजुकेशन या स्पीच पे फोकस करेंगे रादर देन ब्रेन एंड बॉडी कनेक्शन, तो हम कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे। आप साल स्पेशल एजुकेशन करा लीजिए, स्पीच करा लीजिए, 5 से 10% हो सकता है फर्क आ जाए, बट अगर आपने ऑक्यूपेशनल थेरेपी, प्रिमिटिव रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन या और जो थेरेपी हैं जिनमें हम ब्रेन एंड बॉडी कनेक्शन पे काम करते हैं वो नहीं ली हैं, तो बच्चे की परफॉर्मेंस नहीं इंप्रूव होंगी और जब बच्चा 6-7 ईयर्स का होगा तब मेजर इश्यूज फेस करेंगे। क्योंकि कहते हैं ना, शुरू के ईयर्स फिर भी निकल जाते हैं बिकॉज स्टडीज आर इजी, प्ले वे में है तो लीनियंसी भी होती है, बच्चे का इतना सिलेबस नहीं होता, इतनी एक्सपेक्टेशंस नहीं होती। बट व्हेन दे टर्न अप 7-8 ईयर्स, रीडिंग, राइटिंग एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज एंड देयर इन नंबर ऑफ थिंग्स कि जो बच्चा करता है, बट अगर आपने ब्रेन एंड बॉडी कनेक्शन पे काम नहीं किया तो वो नहीं कर पाएंगे, इशू आएंगे। तो स्पीच एंड स्पेशल एजुकेशन हमें कराना है, बट पहले हमें ब्रेन एंड बॉडी कनेक्शन पे काम करना है। तो सबसे पहले आप समझिए बॉटम अप अप्रोच। बॉटम अप अप्रोच की स्टेप बाय स्टेप, हम कहते हैं ना, नीचे वाला स्टेप आप मिस कर देंगे, सीधा ऊपर पांव रखेंगे तो नीचे ही आएंगे। ठीक है, बेस क्लियर नहीं है आपका, वो नीचे वाला स्टेप क्लियर नहीं है, आप ऊपर वाले स्टेप पे काम करेंगे तो इंफॉर्मेशन फ्लो अच्छा नहीं होगा, ब्रेन एंड बॉडी कनेक्शन प्रॉपर नहीं आएगा। तो बॉटम अप अप्रोच के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, सबसे पहले जो पिरामिड है उसमें आता है प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस। तो अगर बच्चे के प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस रिटेन्ड हैं, प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस क्या होते हैं? दे आर रिफ्लेक्सेस, ऑटोमेटिक मूवमेंट होती है जो बच्चे को बर्थिंग में और डेवलपमेंटल ईयर में, जब तक बच्चा खुद इंडिपेंडेंट नहीं हो जाता, उसकी मूवमेंट्स अपने आप नहीं आने लग जाती, तब तक उसको सर्वाइवल में हेल्प करती हैं। और आफ्टर 1 ईयर एंड अराउंड 1 ईयर वो मेच्योर हो जाती हैं, वो चली जाती हैं। और वो चली गई तो यानी कि बच्चे का फुल डेवलपमेंट हो गया है अपनी एज के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर वो रिफ्लेक्सेस बॉडी में रिटेन्ड है, रह गए हैं, तो ऑटोमेटिक मूवमेंट है, बच्चा हैंड ऐसे करेगा, नेक ऐसे, ऑटोमेटिक। ठीक है, तो उस केस में बच्चे का हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन, रीडिंग, राइटिंग, ब्रेन एंड बॉडी कनेक्शन इज वीक, तो बच्चे की प्रोसेसिंग अच्छी नहीं होगी, बच्चे को सेंसरी इश्यूज होंगे, बच्चे को हमेशा डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस रहेगा, बिहेवियरल इश्यूज आएंगे। तो सबसे पहली चीज हमें प्रिमिटिव रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन पे काम करना है। द बेस इज प्रिमिटिव रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन। हर प्रिमिटिव रिफ्लेक्स कुछ एक सेंसरी सिस्टम, जो हमारे सेंसेस हैं,
उसको अफेक्ट करता है। तो जब प्रिमिटिव रिफ्लेक्स रिटेन्ड होंगे तो सेंसरी इश्यूज भी होंगे। तो हमें प्रिमिटिव रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन और सेंसरी इंटीग्रेशन दोनों पर साथ में काम करना है, ताकि अच्छे से ब्रेन एंड बॉडी कनेक्शन हम लोग लेकर आए, ब्रेन बॉडी पे ओवरऑल कंट्रोल कर पाए, ब्रेन अंडरस्टैंड कर पाए बॉडी में क्या क्यों कैसे कहाँ हो रहा है, और अच्छी प्रोसेसिंग हो पाए। दिस इज वेरी सिंपल। तो हमें सबसे पहले, अगर बच्चा डेवलपमेंटल डिले पे है या कोई भी इश्यूज हैं, रिटेन्ड प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस के लिए चेक करना है। अगर बच्चे में रिटेन्ड रिफ्लेक्सेस हैं तो उस पे काम करेंगे, अगर नहीं है दैट मीन्स फर्स्ट स्टेप इज क्लियर। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? सेंसरी इंटीग्रेशन। हमें चेक करना है बच्चे को सेंसरी इश्यूज तो नहीं है। सेंसरी इंटीग्रेशन पे मैंने जो अभी तक कवर किया है दैट इज ऑडिटरी सेंस। ऑडिटरी सेंस हमने कंप्लीट किया है। अभी कमिंग पीरियड्स में मैं हर सेंस पे ऑडिटरी सेंस एंड इंटेरोसेप्शन, यस वी हैव कवर्ड इंटेरोसेप्शन आल्सो, तो इंटेरोसेप्शन पे भी मैंने सीरीज कर दिया है। तो ये दोनों टॉपिक हमारे कवर हो चुके हैं। तो आपने सेंसरी इंटीग्रेशन पे काम करना है कि बच्चे की किस सेंस में प्रॉब्लम है जिसकी वजह से बच्चे की ब्रेन एंड बॉडी कनेक्शन वीक है, अटेंशन बच्चा नहीं दे पा रहा है, सेंसरी मेल्टडाउन्स आ रहे हैं, और बच्चे का बिहेवियर, कुछ एक्सट्रीमिंग बिहेवियर्स आ रहे हैं, हैंड्स को ऐसे करना, ईयर्स को ऐसे करना, या फिर आईज को ऐसे करना, फैन को देखना, एंड नंबर, बच्चा टिकता नहीं है, इधर उधर भाग रहा है, ही हैज अ जंपिंग बिहेवियर, वो बच्चों को पुश करता है, अपनी चिन को ऐसे ऐसे लगाता रहता है, बिकॉज दीज ऑल आर सेंसरी नीड्स। ठीक है, तो हमें सेंसरी, अगर रिटेन्ड रिफ्लेक्सेस नहीं है, द नेक्स्ट स्टेप विल बी हमें सेंसरी नीड्स पे काम करना है। अब प्रिमिटिव रिफ्लेक्स और सेंसरी इंटीग्रेशन, ये दोनों ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, ये ऑक्यूपेशनल थेरेपी का ही पार्ट है। ठीक है, तो रिटेन्ड रिफ्लेक्सेस एंड सेंसरी इंटीग्रेशन दोनों को कंबाइंड करके परफॉर्म करना है। इनकी बड़ी सिंपल ग्रोस मोटर एक्टिविटीज हैं। जब आप वो फॉलो करते हैं तो आपको बेटर ब्रेन एंड बॉडी कनेक्शन मिलता है। अब ब्रेन एंड बॉडी कनेक्शन, क्योंकि आप मेरे पोस्ट में जाइए, वहां पर पेरेंट्स का बहुत सारे रिव्यूज हैं कि 2 साल से थेरेपी करा रहे हैं, बट जब से रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन पे काम किया है, विद इन 2-3 मंथ्स उनके बच्चे की स्पीच भी आ गई है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई है, दे आर कोऑपरेटिंग बेटर, और उनके जो स्टिमिंग बिहेवियर्स एंड दे आर कमिंग डाउन। तो रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम नहीं करते हैं, और कई बार क्या होता है उसकी वजह से इंप्रूवमेंट आती है, बिकॉज हम बेसिक तो कर रहे हैं बट रूट कोज पे काम नहीं कर रहे, इंप्रूवमेंट आ रही है बट स्लो होती है, तो उससे हम भी डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो फर्स्ट थिंग, रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन विद सेंसरी इंटीग्रेशन। तो दीज आर 2 मेन चीजें जो हमें इनिशियली फोकस करना है। उसके बाद क्या होता है, हम लोग बात करते हैं विजुअल मोटर, ऑक्यूलर मोटर, विजुअल परसेप्शन, पोस्चरल रिफ्लेक्सेस, फिर हम उस पे काम करते हैं। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप जब हम लोग काम करेंगे तो बच्चे की जो एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग है, जो हम चाहते हैं कि बच्चा अपने आप कम्युनिकेट करे, उसकी डिसीजन मेकिंग अच्छी हो, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो, विदाउट फिजिकल और वर्बल प्रॉम्प्ट बच्चा हमारा काम करे, 2 वे कम्युनिकेशन हो, वो सब चीजें आती है। इनिशियली प्रिमिटिव रिफ्लेक्स और सेंसरी इंटीग्रेशन, दीज आर ऑक्यूपेशनल थेरेपी का पार्ट। ठीक है, इन पे फोकस करना है। अब बात आती है, एक कौन थेरेपी है, ABA, अप्लाइड बिहेवियरल एनालिसिस। अप्लाइड बिहेवियरल एनालिसिस क्या है? बच्चे को पॉजिटिवली रीइंफोर्स करना किसी भी पर्टिकुलर काम को कराने के लिए, ताकि बच्चा वो काम करने लगे। अब डेवलपमेंटल डिले पे बच्चा है हमारा, अब मेन प्रॉब्लम क्या होती है, ही इज नॉट कोऑपरेटिंग, बच्चा एक्टिविटी करना ही नहीं चाहता है। अब मैं कितना पीछे पढ़ूं, कैसे करूं? तो ABA किस में हेल्प करता है? देखिए, डेली लिविंग की एक्टिविटीज को अंडरस्टैंड कराने में ABA हेल्प करता है बच्चे को मोटिवेट हम किस तरह से करें, किस तरह से रीइंफोर्स करें उसके पॉजिटिव बिहेवियर को, और किस तरह से उसके नेगेटिव बिहेवियर को एलिमिनेट करें। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि हमें बिहेवियर्स पे, कि बच्चे से कैसे काम कराना है, क्या बोलना है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि देखिए, बच्चे का डेवलपमेंटल डिले है, अंडरस्टैंडिंग वीक है, बच्चे नहीं करना चाहते हैं। बिकॉज अगर मैं प्रिमिटिव रिफ्लेक्स की बात करूं, ऑटोमेटिक मूवमेंट को हम लोग जो है
ब्रेन से कनेक्ट करना चाहते हैं तो उस केस में बच्चे बहुत रेजिस्ट करते हैं इनिशियली उन मूवमेंट्स के लिए। तो कैसे वो बच्चे से करानी है, दैट इज डन बाय एबीए। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एबीए को आप अप्लाई करेंगे इन रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन। अब वो जो एबीए के रूल्स हैं, अप्लाइड बिहेवियरल एनालिसिस, कैसे हम कर सकते हैं, क्या क्या उसके एग्जाम्पल होंगे, कैसे हमें फॉलो करना है, आप मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके देखिए। मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, एबीए, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, प्लान्स के लिए अलग है, प्रिमिटिव रिफ्लेक्स के लिए अलग है, सेंसरी इंटीग्रेशन के लिए अलग है, गट हेल्थ के लिए अलग है। तो आप जाएंगे जब प्लेलिस्ट में, वहां पर सब पे अलग अलग फोल्डर्स हैं और सभी वीडियोस वहां पर आपको सेग्रीगेटेड मिल जाएगी, ढूंढना नहीं पड़ेगा कौन सी वीडियो कहाँ है। तो एबीए फोल्डर में आप जाएंगे, वहां पर सारे प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं मैंने एबीए के, कि अप्लाइड बिहेवियरल एनालिसिस में कौन कौन से स्ट्रेटजीज आपको अप्लाई करनी चाहिए जब आप बच्चे से ऑक्यूपेशनल थेरेपी एक्टिविटीज करा रहे हैं। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको फॉलो करना है ताकि बच्चे में इंप्रूवमेंट आए। स्टेप बाय स्टेप डेवलपमेंटल पिरामिड को हम लोग फॉलो करेंगे। एंड द नेक्स्ट थिंग, जो मेन इंपॉर्टेंट चीज हम लोग भूल जाते हैं बिकॉज हमें उसका अवेयरनेस नहीं है, दैट इज गट हेल्थ। क्योंकि देखिए गट हेल्थ और डेली रूटीन जो है हमारा साइड बाय साइड, उस पर क्योंकि हमें अलग से टाइम नहीं देना, बट हमें ध्यान रखना है क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या देना है, किस टाइम देना है, कैसे देना है, कैसे गट हेल्थ को अच्छा रखना है, क्या उसका स्लीप पैटर्न होना चाहिए, क्या उसका डेली रूटीन होना चाहिए, मैं क्या चीजें अवॉइड करूं, क्या चीजें एड ऑन करूं। तो वो सारा आपने फॉलो करना है थ्रू आउट द डे। ठीक है, तो गट हेल्थ कैसे मैनेज करनी है, बिकॉज गट इज आवर सेकेंड ब्रेन। अगर गट हेल्थ अच्छी नहीं है तो ब्रेन इश्यूज रहेंगे। ठीक है, तो गट पे अ हेल्दी गट लीड्स टू अ हेल्दी ब्रेन। तो गट हेल्थ पे हमें काम करना ही करना है। एंड आई होप आज आपको ये क्लियर हुआ होगा किस पे कैसे कहाँ फोकस करना है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज इज वेगस नर्व एक्टिवेशन। देखिए 10th क्रेनियल नर्व है हमारी वेगस नर्व, जो हमारे यहाँ ब्रेन से स्टेम से स्टार्ट होती है और कॉलन सबसे नीचे, दिस इज द लॉन्गेस्ट नर्व जो हर बॉडी पार्ट को जो है टच करती है, हर सेंसरी सिस्टम को टच करती है। जब आप उसको सही से स्टिमुलेट और एक्टिवेट करेंगे उस वेगस नर्व को, तो जो बॉडी का कनेक्शन है, ब्रेन एंड बॉडी कनेक्शन है, वो इंप्रूव होगा और जो सेंसरी इश्यूज हैं उनमें भी हेल्प मिलेगी। एंड वेगस नर्व की एक्टिविटीज बहुत इजी है, इजी टू फॉलो है, वो हमें थ्रू आउट द डे फॉलो करनी है। दे आर रियली वेरी इजी, क्योंकि उससे बच्चे का हाइपर एक्टिविटी में भी हेल्प मिलेगी, सेंसरी इश्यूज में भी हेल्प मिलेगी, बच्चे की अटेंशन एंड फोकस बढ़ेगा और उससे जो है सभी सेंसरी सिस्टम एक्टिवेट होंगे। तो आई होप आज आपको ये क्लैरिटी मैंने देने की कोशिश की है, कौन सी थेरेपी करनी है पहले और किस पे ज्यादा फोकस करना है। जब ब्रेन एंड बॉडी कनेक्शन लगे कि हाँ थोड़ा बच्चे का अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रहा है, तो हमें स्पीच एंड स्पेशल एजुकेशन, बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स जिसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। बट विदाउट रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन और सेंसरी इंटीग्रेशन अगर मैं बात करूं, आप स्पीच और स्पेशल एजुकेशन पे काम करते रहेंगे बट रिजल्ट्स और इंप्रूवमेंट कम दिखेगी। तो साइड बाय साइड, मतलब रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन सेंसरी इंटीग्रेशन के साथ में चलना चाहिए, तभी हमें बेनिफिट्स मिलेंगे। और जब आप रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन करेंगे और सेंसरी इंटीग्रेशन करेंगे तो बिलीव मी, ब्रेन विल बी एक्टिवेटेड, ब्रेन सिंक होगा, ब्रेन का जो वीकर सेक्शन है वो इंप्रूव होगा, जिससे ये चीजें भी, हम कहते हैं ना ऑटोमेटिक लर्निंग कैसे आएगी बच्चे में, तो वो ऑटोमेटिक लर्निंग भी आने लग जाएगी। तो जब हम स्पीच और स्पेशल एजुकेशन फॉलो करेंगे तो बच्चे का लर्निंग अच्छा होगा। तो एक कॉन्सेप्ट जैसे इनिशियली मैंने भी किया है, एक कॉन्सेप्ट में महीना 2-2 3-3 महीना कराती थी, 4 महीना भी कराती थी और उसको कराती रहती थी जब तक वो रट्टा ना मार ले। बट जब मैंने रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन किया और मैंने सही तरीके से ब्रेन बैलेंस पे भी काम किया और किया, तो अब उसका अंडरस्टैंडिंग आ रहा है। मतलब मुझे उतना 4-5 महीने एक कॉन्सेप्ट को लेके नहीं बैठना पड़ता, अब मैं कराती हूँ और ऑटोमेटिक लर्निंग इंप्रूव हो रही है। तो वो हमें चाहिए, तो वो इस तरह से होगा। आई होप दिस वीडियो इज यूजफुल, सो प्लीज कीप शेयरिंग, कीप लाइकिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग। थैंक यू सो मच।